Hello and welcome to a brand new episode of the Daily Editorial Analysis from Score Clever. मैं हूं नेहा, आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज कोच। उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी जोरों पर चल रही होगी। आज है 10 अक्टूबर 2025 और हम डिकोड करने वाले हैं द हिंदू के दो सुपर इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। बट वेट, शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर। इन एडिटोरियल्स के सारे इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज की एक प्रीमियम PDF बट आपके लिए बिल्कुल फ्री हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। सो सेशन के बाद डाउनलोड करना मत भूलना। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑलराइट देन, लेट्स डाइव इनटू अ फर्स्ट एडिटोरियल। इसका टाइटल है वर्किंग विद फायरवर्क्स ऑन द कोनासीमा फायर क्रैकर यूनिट ब्लास्ट, यानी पटाखों के साथ काम करना कोनासीमा की फायर क्रैकर यूनिट ब्लास्ट पर यह आर्टिकल है। एंड द सब हेडिंग इज India must implement safety protocols for units dealing with explosives। मतलब भारत को उन सभी यूनिट्स के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लागू करनी ही चाहिए जो विस्फोटकों का काम करते हैं। Let's begin. The blast in a firecracker unit at V. Savaram village in Konaseema district in Andhra Pradesh that claimed 8 lives। मतलब आंध्र प्रदेश के कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट के वी सवारम गांव में जो एक पटाखे बनाने वाली यूनिट में धमाका हुआ जिसमें 8 लोगों की जान चली गई, वो उन हादसों की सीरीज में सबसे नया है जो हर साल दिवाली से कुछ हफ्ते पहले होते ही रहते हैं। मतलब ये एक पैटर्न बन गया है। द यूनिट वॉज अमंग द 18 फायरक्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। ये यूनिट जिले की उन 18 पटाखा बनाने वाली यूनिट्स में से एक थी दैट हैड अ सेफ्टी ऑडिट अबाउट अ मंथ अगो, जिनका लगभग 1 महीने पहले ही सेफ्टी ऑडिट हुआ था। sarcastically, मतलब सेफ्टी चेक हुई थी supposedly. The units had been issued licenses by the district collector. इन यूनिट्स को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा लाइसेंस जारी किए गए थे। Such incidents have been reported in the district in earlier years too. वैसे हादसे इस जिले में पहले के सालों में भी रिपोर्ट हुए। हाय, मतलब history repeats itself and we never learn. A 3-day ban on firecracker manufacturing has been imposed. पटाखा बनाने पर 3 दिन का बैन लगा दिया गया है। एंड अ फ्रेश सेफ्टी ऑडिट हैज बीन ऑर्डर्ड, और एक नए सेफ्टी ऑडिट का आदेश दिया गया है। क्लासिक रिएक्शन है ना, हादसा होने के बाद जागना। इट वुड अपीयर दैट नो अनोमलीज वर फाउंड इन द ऑडिट। ऐसा लगता है कि पिछले ऑडिट में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई थी। एंड नो रेड फ्लैग्स वर रेज्ड, और कोई खतरे का संकेत भी नहीं दिया गया था। सीरियसली, ऑडिट किया था या फॉर्मेलिटी पूरी की थी? Besides the 18 firecracker manufacturing units, इन 18 पटाखा बनाने वाली यूनिट्स के अलावा there are 18 other units in the district that procure and sell crackers wholesale during the season. जिले में 18 और यूनिट्स हैं जो त्योहारों के सीजन में पटाखे खरीदकर होलसेल में बेचती हैं। While firecracker manufacturing is not a major activity in the district, हालांकि पटाखा बनाना इस जिले में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, there are some seasonal units. लेकिन कुछ सीजनल यूनिट्स हैं जो त्योहार के टाइम पर खुलती हैं। There were 10 people in the unit that used chemicals to manufacture the crackers. जिस यूनिट में यह हादसा हुआ वहां पे 10 लोग थे जो पटाखे बनाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जब एक बिजली की आग से धमाका हुआ और एक दीवार गिर गई। That the authorities found it difficult to identify the dead, ये बात कि अधिकारियों को मृतकों की पहचान करने में मुश्किल हुई, would point to poor record keeping. मतलब खराब रिकॉर्ड कीपिंग की ओर इशारा करता है। मतलब कौन काम कर रहा है इसका कोई हिसाब ही नहीं है। एस्पायरेंट्स, इससे सीखो अपने नोट्स का रिकॉर्ड इनसे बेहतर रखना। फर्दर, कोनासीमा इज इन द गोदावरी बेसिन। इसके अलावा कोनासीमा गोदावरी बेसिन में है जहां ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग और ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा काम होता है। पाइपलाइंस भी हैं। फायर एक्सीडेंट्स कैन बी डेविस्टेटिंग इफ दे स्प्रेड टू दीज फैसिलिटीज। अगर आग इन फैसिलिटीज तक फैल जाए तो आग से होने वाले हादसे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। इमेजिन द स्केल ऑफ डिजास्टर। फायरक्रैकर मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अ मेजर एक्टिविटी अक्रॉस इंडिया बारिंग तमिलनाडु। तमिलनाडु को छोड़ दें तो पूरे भारत में पटाखा बनाना कोई बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। द अवेयरनेस लेवल्स एंड स्क्रूटनी आर देयरफॉर नॉट ऑलवेज हाई। इसलिए जागरूकता का स्तर और जांच पड़ताल हमेशा हाई नहीं होती। एंड कोनासीमा वुड सीम टू बी वन सच केस, और कोनासीमा ऐसा ही एक मामला लगता है। द नोडल एजेंसी दैट लाइसेंसेस दीज यूनिट्स इज पेसो। इन यूनिट्स को लाइसेंस देने वाली मेन एजेंसी है पेसो, विच हैज वेरियस लेवल्स ऑफ लाइसेंसिंग विद एलैबोरेट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। जिसके पास लाइसेंसिंग के कई लेवल्स हैं और बहुत डिटेल्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी हैं। फायर नीड्स फ्यूल, एयर एंड अ सोर्स ऑफ इग्निशन। आग लगने के लिए 3 चीजें चाहिए,
ईंधन, हवा और आग का सोर्स। स्कूल में पढ़ा था ना, फायर ट्रायंगल। क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैव मेनी कंबस्टिबल मटेरियल्स व्हिच आर द फ्यूल। पटाखे बनाने वाली यूनिट्स में बहुत सारे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो ईंधन का काम करते हैं, which is why sources of fire must be completely absent. इसीलिए आग के sources वहां बिल्कुल नहीं होने चाहिए. It's common sense, right? Even if an electric fire were to start, it should not spread to areas where explosive chemicals are used. और अगर बिजली से आग लग भी जाए तो उसे उन जगहों पर नहीं फैलना चाहिए जहां विस्फोटक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है. Basically, containment is key. An added layer of safety typical in PESO protocols is that the electric equipment can only be operated when no human would be present. PESO protocols में सेफ्टी की एक एक्स्ट्रा लेयर ये होती है कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट तभी चलाए जा सकते हैं जब वहाँ कोई इंसान मौजूद न हो. But it would seem that such elaborate protocols were either absent or poorly implemented at कोनासीमा. लेकिन ऐसा लगता है कि इतने डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स या तो थे ही नहीं या फिर उन्हें बहुत बुरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया था. The accident shows that there is a case for all such units across the country. ये हादसा दिखाता है कि देश भर में ऐसी सभी यूनिट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनता है कि वे पेसो के हाई लेवल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बहुत ही सावधानी से और सख्ती से लागू करें. ऑल राइट, फर्स्ट एडिटोरियल डन. काफी सीरियस इशू है सेफ्टी को लेकर. बट हे, बिफोर वी जंप टू द नेक्स्ट वन, लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग दैट विल मेक योर प्रेप जर्नी सुपर इजी एंड फन. टायर्ड ऑफ फॉरगेटिंग वोकैबुलरी? इडियम्स एंड फ्रेजेस परेशान करते हैं? Well, not anymore. डाउनलोड कीजिए स्कोर क्लेवर ऐप गूगल प्ले स्टोर से. Our app uses a unique learning technique जो आपको helps to learn once and never forget. Seriously, एक बार याद कर लिया तो T-Rex के ज़माने तक नहीं भूलोगे. It's designed to make learning effortless and permanent. तो इंतज़ार किस बात का? डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप today. और हाँ, ये जो नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, कैसा लग रहा है आपको? प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना. It takes a lot of effort to create this for you. So please, अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए and don't forget to subscribe. Your support means the world to us. And go download Score Clever app. आपकी सारे इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वो. Alright, back to business. Let's tackle the second editorial. Title है Tusks and Tensions on the Wildlife Protection Kerala Amendment Bill 2025. टस्क्स मतलब हाथी के दांत, तो टाइटल का मतलब हुआ हाथी दांत और तनाव. ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन केरला अमेंडमेंट बिल 2025 पर है. सब हेडिंग है केरला's changes to wildlife act will devolve national safeguards. मतलब वाइल्ड लाइफ एक्ट में केरल के बदलाव नेशनल सेफगार्ड्स यानी राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों को कमजोर कर देंगे या नीचे के लेवल पर ट्रांसफर कर देंगे. Let's see what this is all about. Kerala's decision to amend the Wildlife Protection Act 1972. केरला का 1972 के वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन करने का फैसला मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन द फेडरल डिस्कोर्स ऑन एनवायरमेंटल गवर्नेंस. एनवायरमेंटल गवर्नेंस पर जो फेडरल डिस्कोर्स यानी संघीय बहस चल रही है, उसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ है. The Wildlife Protection Kerala Amendment Bill 2025 seeks to arm the state with powers thus far reserved for the Union government. ये बिल राज्य को वे शक्तियां देना चाहता है जो अब तक केंद्र सरकार के पास थीं. Basically, a power grab. While the ambition is rooted in a painful lived crisis, हालांकि ये ambition एक दर्दनाक और real crisis से पैदा हुई है. The attempt to sidestep center-state dissonance exposes tensions between ecological prudence and federal autonomy. सेंटर और स्टेट के बीच के मतभेद को बाईपास करने की ये कोशिश इकोलॉजिकल प्रूडेंस यानी पर्यावरण को लेकर समझदारी और फेडरल ऑटोनॉमी यानी संघीय स्वायत्तता के बीच के तनाव को उजागर करती है. The bill asserts that the state may decide when a Schedule 2 animal has become vermin. बिल कहता है कि राज्य ये तय कर सकता है कि कोई शेड्यूल 2 का जानवर कब वर्मिन यानी कि एक न्यूसेंस बन गया है जिसे मार सकते हैं, एंड दस लायबल टू लूज प्रोटेक्शंस अंडर दैट शेड्यूल फॉर स्पेसिफिक एरियाज एंड पीरियड्स. और इस वजह से कुछ खास इलाकों और समय के लिए उस जानवर को मिलने वाला प्रोटेक्शन खत्म किया जा सकता है. It also vests the chief wildlife warden with the power to order any animal that has severely injured a person. ये बिल चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को ये शक्ति भी देता है कि वो किसी भी ऐसे जानवर को जिसने किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल किया हो, टू बी किल्ड, ट्रैंक्विलाइज्ड, कैप्चर्ड और ट्रांसलोकेटेड, मारने, बेहोश करने, पकड़ने या दूसरी जगह ले जाने का आदेश दे सकता है.
There have been violent confrontations with wild boars in the state's dense mosaic of farms, settlements and forests. राज्य में खेतों, बस्तियों और जंगलों के घने जाल में जंगली सुअरों के साथ हिंसक टकराव होते रहे हैं. Assembly resolutions and ministerial trips to New Delhi to have the wild boar declared as vermin under the Central Act have proved fruitless. जंगली सुअर को सेंट्रल एक्ट के तहत वर्मिन घोषित करवाने के लिए असेंबली में प्रस्ताव पास करना और मंत्रियों का दिल्ली जाना सब बेकार साबित हुआ है. दिल्ली दूर है, as they say. Read against the ongoing expansion of human settlements into erstwhile buffer zones. इसे अगर हम इंसानी बस्तियों के उन बफर जोन्स में लगातार फैलने के कॉन्टेक्स्ट में देखें जो पहले जानवरों के लिए थे, तो ये बदलाव एनिमल बिहेवियर के बजाय ह्यूमन एडवांस से होने वाले घातक परिणामों को नॉर्मलाइज करने का रिस्क पैदा करता है. बेसिकली हम जानवरों के घर में घुस रहे हैं एंड देन ब्लेमिंग देम. This said, the center's power to declare vermin has too often been exercised as a veto. ये कहने के बाद सेंटर की वर्मिन घोषित करने की शक्ति का इस्तेमाल अक्सर एक वीटो के रूप में किया गया है. Without transparent criteria or timely engagement with states that face distinct ecologies and pressures, बिना किसी ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया के या उन राज्यों के साथ समय पर बातचीत किए बिना जिनकी इकोलॉजी और दबाव अलग हैं. Kerala's frustration is thus a federal critique. इसलिए केरल की हताशा एक तरह से फेडरल सिस्टम की आलोचना है. Shifting the same blunt power to the state does not by itself cure the vice of opacity, however. हालांकि वही पावर राज्यों को दे देने से अपारदर्शिता की बुराई अपने आप खत्म नहीं हो जाती. A jurisprudence that ties need to circumstance. एक ऐसी लीगल थिंकिंग जो ज़रूरत को हालात से जोड़ती है, must interrogate how the circumstance was produced. उसे ये भी सवाल करना चाहिए कि ये हालात पैदा कैसे हुए, and whether non-lethal options were credibly exhausted. और क्या बिना जानवरों को मारे वाले ऑप्शंस को सही मायने में ट्राई करके देख लिया गया था. Section 62 of the Central Act exists to keep indiscriminate culling from eroding conservation baselines. Central Act का Section 62 इसीलिए है ताकि अंधाधुंध जानवरों को मारने से conservation का जो baseline है वो खत्म न हो जाए. Wildlife lies in the concurrent list. Wildlife संविधान की concurrent list में आता है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं. And any state law repugnant to the Central Act requires presidential assent. और अगर राज्य का कोई कानून सेंट्रल एक्ट के खिलाफ हो तो उसे राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है. If that test can be framed as center versus state, अगर इस टेस्ट को सेंटर वर्सेस स्टेट की तरह देखा जा सकता है तो ये इस बारे में भी है कि क्या केरल का ये तरीका नेशनल सेफगार्ड्स को एक डिवॉल्व्ड यानी निचले स्तर पर रिक्रिएट करता है या नहीं. अ डिफेंसिबल सेटलमेंट वुड प्रिजर्व द फ्लोर्स. एक सही समाधान वो होगा जो फ्लोर्स को प्रिजर्व करे, यानी नो डाइल्यूशन ऑफ द बेसलाइन प्रोटेक्शन एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, यानी कि जो बेसलाइन प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनमें कोई कमी ना आए. बिल्डिंग स्टेट लेवल सीलिंग्स इन द फॉर्म ऑफ क्लियरर फास्टर प्रोसीजर्स, और स्टेट के लेवल पर ज़्यादा क्लियर और तेज प्रोसीजर्स बनाए जाएं. डिवॉल्विंग नॉन लीथल टूल किट्स एंड अकाउंटेबल डेटा ड्रिवन थ्रेशोल्ड्स, जानवरों को बिना मारे कंट्रोल करने के तरीके और डेटा पर आधारित जवाबदेह लिमिट्स तय की जाएं. एंड ट्यूनिंग इंसेंटिव्स टू रिवॉर्ड को एग्जिस्टेंस, और साथ में रहने यानी को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाएं. Until then, declaring the wild boar to be vermin or downgrading the bonnet macaque from Schedule 1 to Schedule 2 of the Central Act while buying political time may risk deepening a cycle in which governance failure begets lethal shortcuts. जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जंगली स्वर को वर्मिन घोषित करना या बॉनेट मकैक बंदर को शेड्यूल 1 से शेड्यूल 2 में डालना, ये सब पॉलिटिकल टाइम तो खरीद सकता है, लेकिन ये एक ऐसे साइकिल को और गहरा कर सकता है जिसमें गवर्नेंस की नाकामी से घातक शॉर्टकट्स लिए जाते हैं. If the urgency is real, so too is the obligation to ensure that speed does not substitute reason. अगर urgency असल में है तो ये obligation भी असल में है कि speed reason की जगह ना ले ले. And federal devolution does not become federal abdication. और federal devolution यानी शक्तियों का बंटवारा federal abdication यानी केंद्र द्वारा अपनी जिम्मेदारी से भागना न बन जाए. A very complex but important topic on federalism and environment. And that brings us to the end of our session today. But wait, the action isn't over yet. आपकी learning को test करने का time है. Are you ready for the ultimate vocabulary showdown? Join the editorial vocab league on our Score Clever Telegram channel. It's the IPL for editorial vocab.
रोज शाम 7 बजे हम दिन की एडिटोरियल्स की वोकैबुलरी पर एक लाइव क्विज करते हैं। वी हैव मंथली लीग्स, स्कोर्स and exciting rewards for the top performers. So come on, join the league and become a vocab champion. चैनल का ज्वाइनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। Click it now. This is your coach Neha signing off. Keep learning, stay clever, and I'll see you tomorrow. Bye bye.